नमस्कार। ईपीएस 95 पेंशन धारकों, ईपीएफओ ने कुछ मुद्दों पर कोई अस्पष्टता नहीं बताई है। उसके बावजूद आपको ईपीएस पेंशन के लिए आवेदन करना चाहिए या नहीं, जानें। दोस्तों, कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस से अधिक पेंशन के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 मई रखी गई है। हालांकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के सर्कुलर जारी करने की प्रक्रिया भी जारी है। इस तेजी गति से ईपीएफओ को अभी भी अतिरिक्त 1.16% योगदान के लिए प्रतिस्थापन तंत्र के बारे में स्पष्ट करना है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 के अपने फैसले में ईपीएफओ को 2014 की अधिसूचना के एक हिस्से को रद्द कर दिया था। इससे पहले ईपीएफओ कानून ने कर्मचारियों को अधिसूचित सीमा वर्तमान में 15,000 रुपये प्रतिमाह से अधिक वेतन का 1.16% अतिरिक्त योगदान देने के लिए कहा था। दोस्तों, इसे समझने के लिए यहाँ एक उदाहरण दिया जा रहा है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का वेतन 20,000 रुपये प्रतिमाह है। ईपीएफओ की अधिसूचित वेतन सीमा 15,000 रुपये है। यदि कोई व्यक्ति ईपीएस से उच्च पेंशन का विकल्प चुनता है तो व्यक्ति को 5,000 रुपये 20,000 रुपये घटाकर 15,000 रुपये पर 1.16% का अतिरिक्त योगदान करने के लिए कहा जाएगा, या 20,000 रुपये वास्तविक वेतन पर नियोक्ता के 8.33% के योगदान के अलावा ईपीएस खाते में अतिरिक्त योगदान है। दूसरा, वहीं ईपीएफओ ने अभी तक 12 अप्रैल 2023 को केरला उच्च न्यायालय के आदेश के कार्यान्वयन को स्पष्ट नहीं किया। केरला हाई कोर्ट के आदेश को स्पष्ट नहीं किया। उच्च न्यायालय ने ईपीएफओ को सबूतों और अन्य दस्तावेजों पर जोर नहीं देने और पात्र ईपीएफ सदस्यों के लिए उच्चतर के लिए आवेदन करने को कठिन बनाने के लिए कहा है। पेंशन अदालत के आदेश से पहले ईपीएफओ ने जोर देकर कहा है कि कर्मचारी इस बात का प्रमाण दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ को वेतन सीमा से अधिक अतिरिक्त योगदान देने के लिए ईपीएफओ आयुक्त से अनुमति ली गई थी। यदि वेतन अधिसूची सीमा से अधिक है या नोट किया गया है कि व्यवहारिक स्तर पर नियोक्ताओं ने अंशदान करने के लिए ऐसी अनुमति नहीं ली थी। ईपीएफओ की इसकी जानकारी थी और उसने ऐसे अनुमति के लिए जोर नहीं दिया। उन्होंने ऐसा अनुमति को समाप्त करने के लिए एक परिपत्र भी जारी किया था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया था। जो 26/6 की परमिशन ईपीएफओ मांग रहा है उसको समाप्त करने के लिए एक परिपत्र भी ईपीएफओ ने जारी किया था, लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया था। इसके अलावा ईपीएफओ ने अभी तक पेंशन की गणना स्पष्ट करने वाला परिपत्र जारी नहीं किया। बकाया राशि की गणना कैसे की जाएगी, इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। इसके अलावा इस बात पर कोई भी स्पष्टता नहीं है कि क्या कोई व्यक्ति जिसने योजना का विकल्प चुना है, अगर अतिरिक्त बकाया अपेक्षा से अधिक है तो वह बाहर निकल सकता है या नहीं। दोस्तों, जो 3 मई समय सीमा रखी गई है वह तेज़ी से नज़दीक आ रही है और ईपीएफओ ने अभी तक इन मुद्दों पर स्पष्टीकरण नहीं दिया है। ईटी वेल्थ ने यह समझने के लिए विशेषज्ञों से संपर्क किया कि खिड़की बंद होने से पहले सदस्य सेवा पोर्टल पर संयुक्त घोषणा पत्र जमा करने के लिए कर्मचारी क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, संकेत जैन पार्टनर पानियार लीगल, केरला हाई कोर्ट ने संबंधित प्राधिकरण को ईपीएफओ की ऑनलाइन सुविधा में पर्याप्त प्रावधान प्रदान करने का निर्देश दिया है ताकि कर्मचारियों पेंशनरों को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार विकल्प प्रस्तुत करने में सक्षम बनाया जा सके।
यदि ऑनलाइन सुविधा में इस तरह के उपयुक्त संशोधन नहीं किए जाते हैं तो विकल्पों की हार्ड कॉपी जमा करने की अनुमति सहित व्यवहार्य वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। केरला उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश ने ईपीएफओ अधिकारियों को 23 अप्रैल 2023 को या उससे पहले आदेश की तारीख से 10 दिन के भीतर सभी कर्मचारियों पेंशनरों को सभी सुविधाएं प्राप्त करने का निर्देश दिया था। हालांकि ईपीएफओ ने अभी भी स्पष्ट रूप से किसी तंत्र का उल्लेख नहीं किया है या ऑनलाइन या भौतिक प्रस्तुतियों के लिए कोई संशोधन नहीं किया है। हालांकि ईपीएफओ द्वारा 23 अप्रैल 2023 को जारी सर्कुलर फील्ड कार्यालयों को प्रतियों के भौतिक जमा करने के बारे में बात नहीं करता है या कर्मचारियों नियोक्ताओं द्वारा प्रदान की गई त्रुटि या त्रुटि के मामले में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। यदि कोई बीमेल है तो नियोक्ता या नियोक्ता को उसके बारे में सूचित किया जाएगा और उन्हें इसे सुधारने के लिए 1 महीने का समय दिया जाएगा। यही चीज़ ईपीएफओ अपने सर्कुलर में जारी किया है। दोस्तों, जो सर्कुलर ईपीएफओ ने जारी किया है उसमें यही बताया गया है कि जो अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको सुधारने के लिए 1 महीने का समय आपको दिया जाएगा। अगर आप नहीं सुधारते तो उसके बाद कैंसिल कर दिया जाएगा। वहीं दोस्तों, संशोधन योजना के तहत अतिरिक्त योगदान के रूप में सदस्यों को उनके वेतन के 1.16% की दर से योगदान करने की आवश्यकता है। इस तरह का वेतन 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आधिकारिकता माना गया था। हालांकि एससी ने अपने आदेश के इस हिस्से के संचालन को 6 महीने के निलंबित कर दिया या अधिकारियों को योजना में समायोजन करने में सक्षम बनाने के लिए किया गया था, ताकि ईपीएफओ अधिनियम के दायरे में किसी अन्य वैध स्रोत से अतिरिक्त योगदान उत्पन्न किया जा सके। इसमें नियोक्ताओं के योगदान की दर को बढ़ाना शामिल हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह अनुमान लगाया कि अधिकारी क्या कदम उठाएंगे, क्योंकि यह विधायिका या योजना के निर्माताओं के लिए आवश्यक संशोधन करने के लिए होगा। 6 महीने के लिए या जब तक कोई संशोधन नहीं किया जाता तब तक कर्मचारियों का योगदान स्टॉप गैप उपाय के रूप में कार्य करेगा। उक्त राशि योजना में किए जा सकने वाले परिवर्तन के आधार पर समायोजित की जाएगी। आज तक यह समायोजन क्या होगा, इस पर कोई स्पष्टता प्रदान नहीं की गई है। वैभव भारद्वाज, पार्टनर, इंडस्ट्रियल। ईपीएफओ से अनुमति का प्रमाण अनिवार्य नहीं है और ईपीएफओ का निर्णय इस आवेदन फॉर्म की जांच पर आधारित नहीं होगा, बशर्ते इस बात के पर्याप्त प्रमाण हो कि सदस्य द्वारा उच्च वेतन पर पेंशन अंशदान किया जा रहा था, यानी वैधानिक सीमा से अधिक वेतन। संयुक्त आवेदन फॉर्म उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में कोई व्यक्ति पुराने ईपीएफ स्टेटमेंट, ईपीएफ अंशदान को दर्शाने वाले कर्मचारी के वेतन विवरण आदि का प्रमाण प्रदान कर सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार ईपीएफओ को 3 मई 2023 तक प्रतिस्थापन तंत्र पर दिशा निर्देश जारी करना है। उम्मीद है कि ईपीएफओ कार्यप्रणाली और प्रतिस्थापन तंत्र के साथ आएगा। सदस्यों को इन दिशा निर्देशों को लागू करने के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए। यह देखना दिलचस्प होगा कि ईपीएफओ सदस्यों से भविष्य निधि खाते में किसी भी घाटे के लिए योगदान करने के लिए कैसे कहता है। वहीं वसीम बेग, पार्टनर, लूथरा और लूथरा लॉ ऑफिस इंडिया। केरला उच्च न्यायालय ने ईपीएफओ को अपनी ऑनलाइन प्रणाली को संशोधित करने का निर्देश दिया है ताकि कर्मचारी पेंशन भोगी सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करने के लिए उच्च पेंशन का चयन करने के लिए अनुमति दे सकें, बिना इसकी
प्रतियां प्रदान किए कर्मचारी भविष्य निधि के अनुच्छेद 26(6) के तहत विकल्प योजना 1952 फैसले के बाद ईपीएफओ आवश्यक परिवर्तन करने के लिए बाध्य है। अगर ऐसा नहीं होता है तो कर्मचारी ईपीएफओ के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू कर सकता है। तो दोस्तों देख सकते हैं केरला हाई कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया था कि 26(6) की परमिशन को हटाया जाए। अगर ईपीएफओ नहीं हटाता है तो कर्मचारी इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। वहीं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने अधिकारियों को योजना में समायोजन करने की अनुमति देने के लिए 3 मई 2023 से अल्ट्रा वायर्स के रूप में 1.16% अतिरिक्त योगदान की आवश्यकता की घोषणा की, ताकि अतिरिक्त योगदान किसी अन्य वैध स्रोत से उत्पन्न किया जा सके। ईपीएफ अधिनियम, जिसमें नियोक्ताओं के योगदान की दर को बढ़ाना शामिल हो सकता है, यदि 3 मई तक कर्मचारियों का योगदान स्टॉप गैप उपाय के रूप में होगा। एक बार एक प्रावधान को अधिकारातीत घोषित कर दिया जाने के बाद इसके आंशिक अनुप्रयोग की भी अनुमति नहीं दी जा सकती। फैसला सुनाते समय अदालत को एक विस्तृत विकल्प का उल्लेख करना चाहिए था। जब तक इसे अंतिम रूप नहीं दिया जाता तब तक अतिरिक्त मुआवजे की आवश्यकता या कार्यात्मक नहीं हो सकती, क्योंकि इसे अधिकारित घोषित किया गया है। तो दोस्तों इसमें देखा आपने कि 26(6) की परमिशन केरला हाई कोर्ट ने अपने आदेश में हटाने के लिए ईपीएफओ को दिया था, लेकिन ईपीएफओ ने अभी इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, कोई हटाने का कोई नियम लागू नहीं किया। तो दोस्तों ये जानकारी यदि पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, भी के लिए धन्यवाद। जय हिंद।